हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां। कौन कौन सी एजेंसियां थी जो प्रमुख है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, शरणार्थी सहायता, ये सब में ये सब विशेषता रखती थी। और जो भी ये सब से रिलेटेड समस्याएं होती थी वर्ल्ड लेवल पे, उसको सबका ये समाधान करते थे। तो चलिए, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है? तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें से है यूनाइटेड नेशन के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ। इसका काम क्या है? तो दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना और बीमारियों से लड़ने में मदद करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्य और प्राथमिकताएं की बात करें तो इसका जो है स्वास्थ्य एजेंडा तय करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, तकनीकी सहायता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। तो ये सब इसके प्रमुख कार्य हैं डब्ल्यूएचओ के। और क्या करते हैं डब्ल्यूएचओ? डब्ल्यूएचओ 2 रिपोर्ट जारी करती है, जो एक करते हैं विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट और दूसरा स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट में ये क्या करती है कि कौन कौन से विश्व लेवल पे स्वास्थ्य के रुझान कैसा है, कौन कौन सी बीमारियां हुई, और उस बीमारियों में क्या उसका समाधान निकाले गए, और उसका पूरा ये विशेषज्ञ रूप से इसका रिपोर्ट तैयार करके मूल्यांकन करती है और ये रिपोर्ट देती है, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। और दूसरा है स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए संसाधन, मानव संसाधन। मतलब वे सभी लोग जो स्वास्थ्य सेवा में, स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण में और वितरण में शामिल है। तो ये सभी का भी एक रिपोर्ट तैयार करती है कि पूरे मानव संसाधन कितने लगे हुए हैं, ठीक है? अगर हम बात करें कि डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक, तो अभी हैं डॉक्टर टेड्रोस। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था, और मई 2022 में इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया। इसकी इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा, इनका चुनाव किया जाता है। भूमिका क्या होती है? तो डब्ल्यूएचओ की सचिवालय का नेतृत्व करना, डब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जितने भी वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पे अपना विचार प्रकट करना, यानी सलाह देना, ठीक है? अगला संगठन है यूएनडीपी। ये दूसरा संगठन है। यूनाइटेड नेशन के बाद पहले हम लोग पढ़े डब्ल्यूएचओ, और दूसरा ये पढ़ रहे हैं यूएनडीपी। तो देखिए, यूएनडीपी जो है ना, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के विकास वैश्विक कार्यक्रम का ये एक हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का। अगर यूएनडीपी का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इसकी जो प्रमुख उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है नीति निर्माण, नेतृत्व और क्षमता, संस्थागत क्षमता विकास में सहयोग करना। ये जो है देशों को निम्न 3 तरीके की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग करता है। पहला सतत विकास में, दूसरा लोकतांत्रिक शासन और शांति स्थापना में, और तीसरा जलवायु एवं आपदा प्रबंधन। ये सब इनके प्रमुख कार्य हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? अगर इनके उद्देश्यों की बात करें तो एक प्रमुख 3 उद्देश्य जो है इनके: गरीबी के हर रूप का उन्मूलन, किसी तरह का भी गरीबी है उसका उन्मूलन करना इनका उद्देश्य है। संस्थागत बदलावों को बढ़ावा देना, आपदा के लिए तैयारी करना कि कोई ऐसी आपदा ना हो, ठीक है? तो ये सब पे ये काम करती है यूएनडीपी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि यूएनडीपी का और क्या क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, तो ये मेन स्ट्रीमिंग एक्सिलरेशन पॉलिसी सपोर्ट, अगर शॉर्ट फॉर्म बोले तो MAPS, मैप्स अप्रोच को अपनाया गया, ठीक है? सतत विकास के लक्ष्य क्या है?
तो इनके जो वैश्विक लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है इसे यूएनडीपी को वैश्विक लक्ष्य ये सेट करता है। और इसका जो मुख्य जो लक्ष्य है सतत विकास का, गरीबी उन्मूलन, पृथ्वी की रक्षा और लोगों की शांति और समृद्धि के लिए सार्वभौमिक घोषणा पूरे विश्व लेवल पे। ठीक है। जनवरी 2016 से लागू हुए ये लक्ष्य 2030 तक यूएनडीपी की नीतियों को गाइड करेंगे। तो ये क्या ये लक्ष्य तय किए गए हैं 2030 तक, इसके बारे में बात करते हैं। तो 2030 तक यूएनडीपी के जो लक्ष्य हैं, ये कुल 17 लक्ष्य इन्होंने टारगेट बनाया। 17 लक्ष्य हैं, 17 टारगेट इन्होंने बनाए हैं। अब इस 17 के 17 टारगेट क्या है? पहला, हर जगह से हर रूप में गरीबी का उन्मूलन। मतलब पहला फोकस इनका है गरीबी का उन्मूलन करना। दूसरा क्या है? भूख खत्म करने के लिए प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा हासिल करना। मतलब कि कोई भी अगर जो कहीं भी भूखमरी हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए प्रयास करना और वहां के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना। ठीक है। और तीसरा, स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना, सभी लोग स्वस्थ रहें पूरे विश्व में, ये सब भी इनकी जिम्मेदारी है। चौथा, समावेशी और समान गुणवत्ता की शिक्षा, सभी के लिए समान गुणवत्ता की शिक्षा हो। ये नहीं कि कोई ऊंच नीच, जात पात, गरीब अमीर, शिक्षा सभी को चाहिए। और लिंग भेदभाव कुछ नहीं, मतलब पुरुष हो महिला हो सभी को समावेशी शिक्षा चाहिए। पांचवा, लिंग समानता हासिल करना, तो सबके लिए स्वच्छ जल और साफ सफाई की उपलब्धता करना। और लिंग समानता मतलब कि पुरुष और महिला का जो समानता है, लगभग लगभग दोनों बराबर, जनसंख्या में दोनों की बराबरी का हिस्सेदारी हो, ये सब इनके लक्ष्य हैं। सतत विकास के कुल 17 लक्ष्य की अगर और बात करें तो सातवां लक्ष्य है सतत और ऊर्जा। आठवां है सबके लिए उत्पादक और उचित रोजगार। नौवां है लोचशील अवसंरचना और सतत समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। 10वां, देशों में और देशों के बीच असमानता को खत्म करना। सतत सुरक्षित और समावेशी शहरों का विकास करना। 12 में है सतत उत्पादन और उपभोग सुनिश्चित करना। 13, जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं इसके प्रभाव से निपटने के लिए कार्रवाई करना। 14, महानगरों, समुद्रों, जलीय संसाधनों का सतत संरक्षण, ये सब इनकी जिम्मेदारी। 15 में स्थल पे जीवन से संबंधित जितनी तरह का भी प्रॉब्लम है सबको ठीक करना। शांति न्याय मजबूत संस्थाओं से संबंधित ये सब पे काम करना है इनको। 17वां लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्यों के लिए वैश्विक साझेदारी, सभी लोगों को सतत विकास लक्ष्य में जोड़ना, ये भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ये सब थे यूनाइटेड नेशन के प्रमुख 17 कुल जो लक्ष्य तय किए गए हैं 2030 तक। ठीक है, डॉक्टर ट्रेडोफ के द्वारा। अगला देखते हैं, अगला जो संगठन है अंतरराष्ट्रीय संगठन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएनएचआरसी। ये सबको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, छोटे छोटे टर्म में शॉर्ट के रूप में पढ़ के निकलेंगे आगे। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, इनका काम क्या होता है? इसका जो मेन काम होता है लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका का मानवाधिकार आयोग आ रहा है, या इंग्लैंड के कोई ह्यूमन राइट्स वाले आ रहे हैं, कुछ ऐसा। इनका मेन काम होता है कि सभी जगह मनुष्य के साथ अच्छे व्यवहार हो। कहीं भी लगेगा कि किसी भी संस्था द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा या वहां की सरकार द्वारा किसी तरह की भी उनकी स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो रही है, उनका अधिकार का हनन हो रहा है, तो ये अपना काम शुरू कर देती है, आती है, रिपोर्ट करती है और वहां के बारे में जानकारी लेती है, उसके लिए कार्य करने के लिए ग्लोबल लेवल पे बाध्य हो जाती है कि यहाँ पे इस देश में, इस राज्य में ऐसा मानवों के साथ घटना हुआ जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ये सब पे काम करती है कौन? मानवाधिकार आयोग। अगला, यूनिसेफ। तो देखिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब यूनिसेफ का जो है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, इसका जो काम है पूरी दुनिया में बच्चों की देखभाल करना, पूरी दुनिया में बच्चों की देखभाल करना, उनकी भलाई के लिए काम करना, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करना। यूनिसेफ बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत में भी करती, बहुत सारे प्रोडक्ट पढ़ने लिखने तक के लिए, 6-7-8 के बच्चों के लिए या 1 to 5 के बच्चों के लिए, ये सब के लिए बेसिक जिम्मेदारी, दवाई, ये सब जो है, ये सब पूरे सभी बच्चों के लिए एक तरीके से एक पैकेज के रूप में गवर्नमेंट को देती है कि आप यहाँ के बच्चों को इस चीजों से लाभान्वित कीजिए।
तो यूनिसेफ मेनली चिल्ड्रन के लिए इमरजेंसी फंड जारी करती है, जहां भी लगता है कि इस उम्र के बच्चे यहाँ पे उस तरीके से विकास नहीं कर रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो इस पे ये काम करती है। पांचवा, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। अगर कोई भी देश से कोई शरणार्थी अगर आ गया है, तो शरणार्थियों की सुरक्षा करता है। एक देश से दूसरी जगह अगर शरणार्थी चले गए, तो अगर आप बता सकते हैं यूएनएचसीआर को कि मेरे यहाँ इस देश से इतने लोग आ गए और वो अपने देश नहीं जा रहे हैं, तो ये अपने यहाँ लोगों को रखते हैं, इनके लिए प्रॉपर व्यवस्था करते हैं। और फिर वहां से जहां के वो रहने वाले थे, जहां के वो निवासी थे, उनके शरणार्थ उनके सरकार से बात करके उनके लिए उचित व्यवस्था किया जाता है यूएनएचसीआर के द्वारा, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। अगला है छठा में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ये क्या करती है, ये जो है मुख्य रूप से इनका जो काम है सांस्कृतिक और संगठन से रिलेटेड काम है, और शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है। वैश्विक संस्कृति, विश्व लेवल पे जो संस्कृति है उसको धरोहर के रूप में सुरक्षा करता है। जैसे अभी अभी इस साल 2025 में यूनेस्को में शामिल हुआ भारत का एक पर्व दिवाली। भारत का एक पर्व दिवाली यूनेस्को में शामिल हुआ कि ये पुरानी परंपरा है और इसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो भारत ने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद ये पास हो गया। तो वर्ल्ड लेवल पे दिवाली जो फेस्टिवल है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हो गया। जैसे आगरा का ताजमहल, साउथ का है हम्पी, तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो ये सब में यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में नॉमिनेट होते हैं। कल्चर, संस्कृति, कुछ भी जो वहाँ की चीजें अच्छी, जो लगे कि विश्व में ये यूनिक है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं होता है, तो ये सब चीजों के लिए ये काम करती है और अपने यहाँ लिस्ट करती है। और वहाँ की सरकार को और यूनेस्को को ये जिम्मेदारी होती है कि इस संस्कृति को बचाए रखे। ठीक है। कुछ और भी संगठन है, जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो ये सब भी कुछ संगठन है जो इंटरनेशनल संगठन ही है। तो ये सब के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, तो ये सब कुछ और भी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक, जिसे कहा जाता है कभी कभी बैंकों का बैंक या सबसे बड़ा बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक तो इसका नाम ही है। ठीक है। तो एक है इसमें वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना जो है 1945 में द्वितीय वर्ल्ड वार के, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। इसमें कुल देशों की सदस्यों की जो संख्या है, कुल देश, उसमें 189 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना, खेतों के लिए पानी और गांवों के लिए सेवाओं में मदद करना, प्रदूषण कम करना और पर्यावरण नियम बनाना। ये अगर किसी भी देश को अगर उस पर इनसे रिक्वेस्ट करे कि मुझे लोन चाहिए, तो ये पूछेगी भाई आपको क्यों लोन चाहिए? तो हाँ, हमारे यहाँ आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब। ठीक है जी, आपके यहाँ अगर आर्थिक व्यवस्था खराब है, हम लोन देंगे। क्या काम कीजिएगा इस लोन का, हमें लौटाइएगा कि नहीं? तो कुछ जगह पे ये बहुत कम परसेंटेज पे, बहुत कम ब्याज पे ये लोन देती है सरकार को। और कभी कभी ये गिफ्ट के रूप में भी पैसे देती है, फंड देती है कि मैं इस काम के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए आपको मैं इतने हजार करोड़ रुपए देता हूं, जो मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप इस पैसे को शिक्षा में लगाएंगे और जो भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसका हमें रिपोर्ट चाहिए। तो इस तरीके से भी ये काम करती है। गांव वगैरह में पानी और भी सेवाओं में भी ये मदद करती है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रदूषण कम करना और उसके लिए नियम बनाना, तो ये सब वर्ल्ड बैंक का काम है। ठीक है। तो बैंक का मतलब हम और आप इसमें ना पैसे जमा कर सकते हैं, ना हम और आप इससे पैसे मांग सकते हैं। इनमें पैसे जमा कौन कर सकती है फंड के रूप में? ये सहयोग के रूप में जमा कर सकती है सरकार, जैसे भारतीय सरकार और अन्य देशों की भी सरकार। और जहां भी जरूरत होता है तो एक दूसरे देशों को ये मदद करते हैं। और भी ये कहाँ काम करती है? ये काम करती है सड़कें, शहरों का विकास,
बिजली की सुविधा, ये सबको बढ़ाने में मदद करती है, भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद करती है, कानून व्यवस्था को सुधारने में मदद करती है। ये जो है देशों को आसान किस्तों पे ऋण और अनुदान दोनों देती है, और जो देश ज्यादा गरीब है उसे ये अनुदान वापस चुकाना भी नहीं पड़ता। कभी कभी जो अनुदान के रूप में पैसे जो फंड के रूप में देती है, फिर वर्ल्ड बैंक वापस नहीं लेती है। अगला एक संगठन है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसकी जो स्थापना है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था। तो शीत युद्ध के दौर के बाद जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर का जब विघटन हो गया, तो उसके बाद लोगों को लगने लगा कि अब आपस में एक दूसरे देश से मिलके सभी लोग व्यापार करें। तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई कब? 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इसमें टोटल देशों की संख्या जो है वो 164 है 2016 तक। और भी कुछ नए देश इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की अगर कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है, संगठन वैश्विक व्यापार के नियम बनाता है। पूरे विश्व लेवल पे क्या नियम होंगे, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा तो क्या नियम को पालन करना होगा, ये सब पे ये नियम बनाती है। और व्यापार इस तरीके से ये व्यापार करने का नियम बनाती है कि सभी देश को अपने अनुसार से अपनी चीज वैश्विक लेवल पे एक मंच देती है कि अपनी चीजों को आप यहाँ पे बेचें। और जो व्यापार की नीति बनाती है, नियम बनाती है, उसकी निगरानी भी करती है। भाई हम नियम कानून बना तो दिए हैं, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो इस पे भी ये काम करती है। एक ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ, गैट बोलते हैं, GATT, इसका ये उत्तराधिकारी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तो पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक पहले से जो संघ चल रहा था एक ग्लोबल लेवल पे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रोक पाया, तो उसी के उत्तराधिकारी के रूप में शुरू हुआ यूनाइटेड नेशन। तो उसी तरीके से पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, तो इसी के उत्तराधिकारी के रूप में ये एक नया WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, IAEA। देखिए, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ऊर्जा एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे एटॉमिक पावर के लिए नियम बनाती है। इसकी जो स्थापना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही 1957 में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? इस संगठन का मेन उद्देश्य जो है इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है परमाणविक ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग। मतलब किसी के पास अगर जो एटॉमिक पावर है तो उसको अच्छे तरीके से मतलब एटॉमिक एनर्जी है तो उसको अच्छे तरीके से उपयोग करना। भाई ये नहीं है कि एटॉमिक एनर्जी है तो आप अपना बम बनाइए और किसी के ऊपर फोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है। और तो शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और इसे सैन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने से रोकता है। मतलब एटॉमिक एनर्जी को, परमाणविक ऊर्जा को सैनिक के उद्देश्य से, सैन्य उद्देश्य से, मतलब सैन्य उद्देश्य का मतलब जब भी होता है तो सैनिक क्या करेगा? परमाणु ऊर्जा का, सैनिक के पास हथियार होगा तो लड़ाई ही करेगा अपनी सुरक्षा के पर्पज से, या कोई उस पर अटैक करेगा तब। तो ये दोनों पर्पज से करता है। तो सैन्य उद्देश्य के इस्तेमाल होने से रोकना या रोकने की कोशिश करना ही इसका मूल उद्देश्य है। IAEA स्थापना 1957 में हुई थी। उद्देश्य परमाणविक ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग करना और सैन्य उद्देश्य के इस्तेमाल से रोकना। और इसका कार्य क्या है? इसके जो अगर जो आधिकारिक रूप से ये सुनिश्चित करने की ये कोशिश करते हैं कि नागरिक परमाणु संयंत्रों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए हो, न कि सैन्य उद्देश्यों के लिए। एक अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसमें अभी तक 2024 तक की बात की जाए तो 190 देश अभी इसमें शामिल है, भारत भी इसका पार्ट है। तो इस संगठन में सभी देशों के पास समान मताधिकार नहीं होता है। ठीक है।
जैसे G7 सदस्य तो अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% वोट है। 41.29% वोट है। किसमें? IMF में। मतलब देखा जाए तो आधा से थोड़ा सा ही कम G7 सदस्यों के पास है, तो G7 में अमेरिका भी है। और अगर अकेले अमेरिका की बात करें तो 16.52% वोट है। मतलब देखा जाए तो G7, और G7 में तो एक पार्ट है कि एक ग्रुप है, तो ये 7 लोगों के ग्रुप में अमेरिका भी है, और अकेले भी अमेरिका 16.52% वोट का हकदार है। भारत के पास कितने वोट है? 2.64%, जो बहुत कम है। तो आधा से ज्यादा G7 के पास ही है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका भी कार्य कुछ मिलता जुलता वर्ल्ड बैंक जैसा ही होता है। ये वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की निगरानी करता है कि पूरे विश्व में कौन से देश के पास कितना पैसा है, कितना उनके पास आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, और देशों को वित्तीय तकनीक की सहायता भी प्रदान करती है कि जिन देशों के पास कम पैसे हैं उनको ये मदद भी करती है जरूरत पड़ने पर। एक ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक है। तो यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज टाइप का स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवी संगठन है जो वैश्विक स्तर पे मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम करता है। किसके लिए? मानवाधिकार की रक्षा के लिए स्थापना 1961 में हुई थी। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ठीक है। ये संगठन मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और इसको प्रकाशित भी करता है कि कौन सा देश में मानवाधिकार का उल्लंघन ज्यादा हो रहा है, कौन सा देश में कम हो रहा है, और प्रमुख देश जहां जहां एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काम किए हैं वो सब के बारे में भी ये रिपोर्ट में प्रकाशित करता है। ठीक है। उसी तरह का एक अगला ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ह्यूमन राइट्स वॉच का जो स्थापना है वो 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में, और ह्यूमन राइट्स वॉच अमेरिका में। दोनों एक ही तरह का अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, और दोनों की निगरानी जो करना है क्या? मानवाधिकार के उल्लंघन ना हो। और ये मानवाधिकार की निगरानी तो करता ही करता है, ये वकालत भी करता है। वकालत का मतलब कि जहां पे गलत हो रहा है वहां पे जा करके ये अपने प्रतिनिधि को भी वहां पे वकालत के रूप में कि ये गलत हो रहा है, और वो एक्शन भी लेने की कोशिश करती है वहां के सरकार द्वारा, सरकार के साथ में, कि भाई आपने यहाँ पे गलत किया है, आपके देश में, इस राज्य में, इस जिला में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और ये बड़े लेवल पे हो रहा है, शांति व्यवस्था नहीं है। तो ये केस भी करती है, और उसके लिए ये पूरे अपने डिटेल्स को वैश्विक लेवल पे बताती है। और ये जो है अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, और इसका कार्य पूरी दुनिया का मीडिया का ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर खींचता है। मतलब इतना ये वैश्विक लेवल पे उस चीज को फैला देती है कि पूरे दुनिया की मीडिया, अगर सपोज ऐसा सोचिए कि आज भारत में कुछ घटना हुई जो लगा कि सरकार ने कुछ गलत किया, ये ऑर्गेनाइजेशन इतना इसको फैला देगी, इतना फैला देगी कि पूरे दुनिया की न्यूज के कवरेज में आ जाएगा ये चीज। इनके जो अभियान है, जैसे बारूदी सुरंग पे रोक लगाना, बाल सैनिकों को प्रयोग को रोकने के लिए, ये सब बहुत सारे, बाल श्रमिक वगैरह के लिए काम नहीं करना, तो ये सब पे बहुत काम करती है। ये इंटरनेशनल दंड न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियानों में मदद करता है। अब दोनों में अगर बात करें कि मुख्य अंतर क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल अभियानों और स्वयंसेवकों के माध्यम से काम करता है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच अनुसंधान और मीडिया के माध्यम से ये अपना अभियान चलाती है, और अपने इनके लोग हैं जो इनमें मदद करती है। और ह्यूमन राइट्स क्या करती है? ये रिपोर्ट करती है, चेक करती है, चीजों को देख रही होती है, नजर गड़ाए रहती है, और मीडिया वगैरह में ये बात को लीक करती है, और मीडिया में लीक करने के बाद जब पूरा फैल जाता है तो फिर उसके बाद ये काम शुरू करती है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक और मुख्य अंतर क्या है? ये व्यक्तिगत मामलों और अभियानों पे ध्यान देता है, जबकि ह्यूमन राइट व्यापक अनुसंधान और रिपोर्ट पे ध्यान देता है। अगर कोई एक लोग दो लोग के साथ भी कुछ ज्यादा गलत हुआ है, और ये ध्यान अगर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल को गया, तो ये अभियान पे ध्यान देती है।
व्यक्तिगत मामलों पर भी, जबकि ये बड़े लेवल पे रिसर्च वगैरह पे और रिपोर्ट करके ये मीडिया को देती है। ये दोनों एक स्वयंसेवी संगठन थे, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंग्लैंड में मुख्यालय है, ह्यूमन राइट्स वॉच अमेरिका का। अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में और भारत का क्या योगदान है, क्या है भारत के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं यूनाइटेड नेशंस में, जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव को लेकर कई आधारों पर समर्थन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो करना चाहती है भारत उसमें सपोर्ट करता है। हाँ जी ठीक है जी कर लो, लेकिन भारत के पास वीटो पावर नहीं है। मतलब अगर कुछ भी काम कर रही है यूनाइटेड नेशन तो भारत उस पे रोक नहीं लगा सकता। तो वीटो पावर रखने वाले 5 ही देश हैं। तो भारत यूनाइटेड नेशन कुछ भी करता है तो भारत एक सदस्य के रूप में है, ये मदद कर देता है, हाँ जी ठीक है, ओके। क्योंकि इसे पता है कि अगर ये कुछ को रोकना भी चाहे तो रोक नहीं पाएगा। ये अस्थाई सदस्य में भारत नहीं है। तो इसके अस्थाई सदस्य कौन कौन है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन, रूस। ये इसके पांचों जो हैं ये परमानेंट मेंबर हैं। इनडायरेक्टली कहा जाए तो यही पांचों यूनाइटेड नेशन को चला रहे हैं। कोई भी काम अगर यूनाइटेड नेशन करना चाहेगी, अगर एक आदमी बोल दिया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो वो काम नहीं होगा। ये नहीं कि 3 बोल दिया तो भाई संख्या ज्यादा हो गई तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो भारत का मानना है कि बदलते हुए दुनिया में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है, और भारत इस बात को समर्थन भी करता है। यूनाइटेड नेशन क्या करता है, अलग अलग देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विकास को बढ़ाने में ज्यादा भूमिका निभाता है। तो भारत ये भी कहता है कि यूनाइटेड नेशन के जो एजेंडे, तो इसके एजेंडों में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। शांति और सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी है। ये विकास होगा, शांति सुरक्षा अपने आप बढ़ जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की 11 से बढ़ाकर इसके मेंबर 15 जो किए गए थे, कब किए गए थे, 1965 में। पहले इसके जो मेंबर थे 11 थे। 11 में क्या थे, 11 मेंबर में 5 थे अस्थाई और 6 थे अस्थाई। तो अब कर दिए गए 15। तो अस्थाई कितने रह गए, 5। 5 हो गए अस्थाई जो थे वो अस्थाई रह गए 5 जो पहले से थे, और अस्थाई मेंबर हो गए 10। अस्थाई मेंबर 5 और अस्थाई मेंबर 10। तो ये कब किया गया था, 1965 में। भारत अभी भी सिफारिशें करता है कि इसमें कुछ और भी बदलाव होने चाहिए। इनडायरेक्टली भारत की सोच है कि अस्थाई सदस्यों में उनका भी नाम। भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न हो, यानी भारत को भी वीटो पावर मिले। और भी कुछ ऐसे देश हैं जो इसका विरोध करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान तो कर ही रहा है विरोध, लेकिन कुछ और भी देश है, तुर्की, ये सब भी जो है भारत का विरोध करते हैं। लेकिन इसमें अस्थाई मेंबर बनने के लिए 5 के पांचों जो अस्थाई सदस्य हैं उनको हाँ कहना जरूरी है, तभी वो संभव हो पाएगा। तो कोई भी एक मना करता है, तो पाकिस्तान तो इसका अस्थाई मेंबर है भी नहीं, फिर भी मना करता है, चलो ठीक है वो वोटिंग के आधार पर मना करेगा। लेकिन ये पांचों जब चाह लेंगे, चीन, फ्रांस, अमेरिका, लंदन, रूस, तो कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, भारत आ जाएगा उसमें। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और भी है। प्रॉब्लम है कि और भी तो कुछ देश है जो उसमें मेंबर बनना चाहते हैं, तो इनकी कुछ मानक है, तो वो सबके अनुसार से और भी देशों को बनाना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर के दिक्कत है कि भारत के पास परमाणु हथियार क्यों है। लोगों को कहना है, यूनाइटेड नेशन को कहना है कि इसका विरोध करता है इन लोग क्यों, इन लोग करने का जो विरोध करने का मेन कारण है ना इसका, कि कुछ लोगों का कहना है कि भारत का संबंध जो है, जिसके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है वो तो मतलब इनका विरोध करता ही करता है। और कुछ वो भी विरोध कर रहा है, कुछ ने तो हद ही पार कर रखी है। उसका ये दिक्कत है कि भारत के पास परमाणु हथियार, जैसे वो है चाइना। तो भाई हम यूनाइटेड नेशन में आने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार थोड़ी ना बर्बाद कर देंगे, ये खत्म कर देंगे। हम हैं तो रखे हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे उनके नियम हैं, नो फर्स्ट यूज। हम किसी पे पहले परमाणु हथियार से हमला नहीं करेंगे। भारत चाहता है कि उसका यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद निषेधाज्ञा संपन्न हो, यानी भारत को वीटो पावर मिले। लेकिन कुछ देश इसको मदद करता है, जैसे कि चाइना, ये बोलता है कि नहीं इसके पास हथियार है, जब ये हथियार अपना परमाणु पावर हटाएगा तो हम इसमें मान्यता दे देंगे। तो भाई ऐसा थोड़ा ना है, तुम भी तो परमाणु हथियार रखे हुए हो। एक और भी कारण है,
कि भारत को वीटो पावर नहीं मिला, कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो बहुत सारे देश है जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, बहुत सारे देशों को शामिल करना पड़ेगा, जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका। तो ये सबको भी यूनाइटेड नेशन के अस्थायी मेंबर में जगह देना चाहिए। एक और अगला पॉइंट है, एक ध्रुवीय में संयुक्त राष्ट्र संघ, अगला हेडिंग है। तो एक ध्रुवीय में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे ज्यादा प्रभावी है, किससे प्रभावित है? अमेरिका से, क्योंकि इसके टक्कर में कोई नहीं है। सोवियत संघ जब खत्म हो गया 1991 में, तो सुपर पावर के रूप में कौन बना? अमेरिका है। तो इसका प्रभाव यूनाइटेड नेशन पे बढ़ गया। अमेरिका की ताकत कोई भी आसानी से रोक नहीं लगा सकता अमेरिका की ताकत पे, इतना अमेरिका भी ताकतवर है। जैसे अभी ही देखा जाए तो इन्होंने वेनेजुएला पे हमला कर दिया है, उनके राष्ट्रपति को उठा लिया है, वो अपने कोर्ट में, अपने अदालत में, अमेरिका की अदालत में उनके ऊपर केस चला रहे हैं। ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के सोच रहे हैं, ईरान पे हमला करने को सोच रहा है अमेरिका। तो इतने ये ताकतवर हो चुके हैं। और अमेरिका अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बल पे यूनाइटेड नेशन के बूते किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन को अनदेखी कर सकता है, जैसे इन्होंने पहले भी कर चुका है इराक पे 2003 हमला करके सद्दाम हुसैन को उठा लिया और उनको फांसी दे दिया था। वैसे भी अमेरिका का जो वित्तीय ताकत है बहुत है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत ताकत है। यूनाइटेड नेशन अमेरिका जो यूनाइटेड नेशन अमेरिका में ही स्थित है, और ये भी एक कारण है कि जिसका प्रभाव बढ़ जाता है, कि कोई भी ऐसी संस्था हो जो आपके गांव में हो तो आप ज्यादा प्रभावित करेंगे उस संस्था को। अमेरिका के पास वीटो पावर भी है, वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। अमेरिका की ताकत निषेधाधिकार के कारण यूनाइटेड नेशन के महासचिव के चुनाव में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखता है कि इसके महासचिव कौन होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने ही लगा रखा है इस पे। तो कहा जाता है कि अमेरिका अपनी ताकत के बलबूते बूते पूरे विश्व में फूट डालता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो @विद्यार्थी आर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या है ना कि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू।